स्टार्ट किया जाए तो सर हाँ किया जाए सर। तुम लोग दोनों ऑफ कर लिया, जो वीडियो भी ऑफ कर लिया है, ऑडियो भी ऑफ कर दिया है। नो सर, नो सर। अरे सारे ऑफ कर दोगे तो तो हम लोग ब्रीडर पोल्ट्री मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पीछे भी 2 क्लास में लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मैंने कि कैसे डेवल चिक को उसको रियर करते हैं, ब्रीडर डेवल चिक का, उसका बाद ग्रोअर का, लेयर का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वहां तक हम लोग उसका फीड रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं। ऐसे सारे चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेल का मैनेजमेंट, क्योंकि हम तो लेयर मतलब फीमेल का मैनेजमेंट तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब हम लोग मेल का देख रहे हैं कि मेल का तो क्योंकि ब्रीडर फ्लॉक है और हमें एक से हमें चिक्स निकालना है, तो ऑटोमेटिकली है कि मेल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि एक चीज बहुत मेजर डिफरेंस है आपका कॉमर्शियल लेयर में और ब्रीडर लेयर में। ब्रीडर फ्लॉक समझो, मतलब कि मेल या फीमेल जो भी हो। अब देख रहे हो कि जब कॉमर्शियल लेयर की हम बात करते हैं तो उसका वेट हम विद इन 1.5 kg के अंदर रखते हैं, 1.2 to 1.5 kg के अंदर रखते हैं कॉमर्शियल लेयर में। लेकिन वहीं जब जा रहे हैं हम ब्रीडर लेयर में तो उसका बॉडी वेट क्या हो जाता है, आपको देखोगे 3 kg से अबव है ना। और हाँ, अप्रोक्सीमेटली ½ kg का डिफरेंस होता है मेल के बॉडी और फीमेल के बॉडी वेट में, है ना। तो सोच रहे हो कि इसका अप्रोक्सीमेटली 4, कहने का मतलब है कि अराउंड 4 kg बॉडी वेट जो होता है मेल का होता है, ब्रीडर मेल का, है ना। ये मेजर डिफरेंस हमको शुरू में समझ लेना चाहिए, इससे आसानी होगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल मैनेजमेंट। मेल यानी कॉप का मैनेजमेंट कैसे करें। The correct development of male reproductive system while controlling their growth potential and capacity to deposit breast muscle। यानी कह रहे हैं कि मेल का जो होना चाहिए कॉक का, है ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होना चाहिए, है ना, और का ग्रोथ भी इतनी फास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेल है। मेल का जनरली फीमेल के कंपैरेटिवली ग्रोथ जो क्या होता है किसी भी स्पेसीज में वो फास्ट होता है, हाई होता है ना। किसी भी स्पेसीज में देखोगे तो वो फीमेल के कंपैरेटिवली मेल का बॉडी ग्रोथ हाई होता है, वो जेनेटिक है वो, नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि इतना बॉडी वेट हाई नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी वेट हाई होगा तो क्या होगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्टेड होगा, फैट डिपोजिशन होगा, नहीं ना। और फैट डिपोजिशन हुआ तो क्या होगा, उसका सीमेन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, नहीं ना। तो ये कह रहा है कि उसका कंट्रोल बॉडी ग्रोथ भी होनी चाहिए एंड कैपेसिटी टू डिपोजिट ब्रेस्ट मसल, उसकी देख रहे हैं उसकी जो बॉडी कन्फर्मेशन देखते हैं तो जो ब्रेस्ट मसल जो होता है वो कह रहा है कि भी शेप का होना चाहिए और टफ होना चाहिए। जो ब्रेस्ट मसल जो होता है नीचे का जो सबसे ज्यादा मस्कुलर पार्ट होता है ना, तो वो कह रहा है कि टफ होना चाहिए और वी शेप का होना चाहिए, कहने का मतलब कि वेल ग्राउंड होना चाहिए। द मेल ग्रोथ प्रोफाइल कोरिलेट्स विद फ्लॉक फर्टिलिटी, यानी कहने का तो कह रहा है कि मेल का जो भी ग्रोथ प्रोफाइल है ये मेल फर्टिलिटी से कोरिलेटेड होता है। मेल शुड बी वेट एट लीस्ट वीकली फ्रॉम 1 to 30 वीक ऑफ एज, है ना। यानी जनरली हम कह रहे हैं क्या, फीमेल को हम कब तक लेते हैं 72 वीक तक एक लेते हैं, है ना। लेकिन मेल का जो है ना हम लोग 45 50 तक जाते जाते 50 वीक तक जाते जाते क्या हो जाता है, उसकी पोटेंशियल कम होने लगता है, क्योंकि वो खास करके चिकन के केस में जो है ना 10 पर 1 रखते हैं या 8 हेन पर 1 कॉक देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसको एक्सटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन होता है कॉक का, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि फर्टिलिटी है, क्योंकि एक कम फर्टाइल होगा तो हैचेबिलिटी कम होगी, हैचेबिलिटी कम होगी हमको कम मिलेगा। तो हमें क्या फायदा है कि उस कॉक को रखने से, जिससे कि हमारा चिक प्रोडक्शन ही अफेक्टेड हो। तो इसीलिए 45-50 वीक तक के बाद मेल को चेंज कर देते हैं, 45 वीक के ही बाद चेंज करना शुरू करते हैं, वो हम लोग आगे आएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि मेल का जो बॉडी वेट जो है फर्टिलिटी से रिलेटेड है ना, और रिलेटेड है तो उसको वीकली उसका बॉडी वेट रिकॉर्ड करना चाहिए, लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले उसकी क्या फीड रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि हम ओवर फीडिंग कराते जाए बिना
सोचे समझे खिलाए जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि वो फर्स्ट वीक से 30 वीक तक उसको वीकली बॉडी वेट दीजिए, उसके अनुसार उसकी फीड रिक्वायरमेंट सप्लाई कीजिए। मेल शुड बी रियर सेपरेटली फ्रॉम फीमेल अप टू 20 वीक्स ऑफ एज। कह रहा है मेल और फीमेल को 20 वीक्स तक, जब तक कि लेइंग साइकिल में जाते हैं, फीमेल लेइंग साइकिल में जाएगी, उससे पहले ही उसको सेपरेट मेल और फीमेल को अलग अलग रियर करना चाहिए। जैसे बॉयलर के केस में क्या होता है, दोनों को हम साथ ही रियर करते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ मीट पर्पस के लिए हमें 6-7 वीक रियर करना है, उसके बाद हमें डिस्पोज कर देना है ना। लेकिन जब हम लेयर के लिए पालेंगे तो मेल फीमेल को दोनों को अलग अलग उसको करेंगे। रिमूव ऑब्वियस मेल्स विथ विजुअल फॉल्ट्स एट 8 वीक्स ऑफ एज। यानी जब स्टार्टिंग में आप देखोगे कि 8 वीक की एज तक आप देख लो, क्योंकि 8 वीक तक ग्रोथ फास्ट होता है। जब ग्रोथ फास्ट हो जाता है तो कह रहा है कि उस वीक तक देख लो उसमें कोई फॉल्ट नहीं, विजुअल फॉल्ट तो नहीं है, किसी का गर्दन स्टार गेजिंग टाइप का हो, किसी का लेग डिफॉर्मिटी हो, किसी का बिग डिफॉर्मिटी हो, है ना। तो कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको आप कलिंग कर दीजिए, उसको फ्लॉक से हटा दीजिए। After 6 weeks of age, stimulate the male constantly with feed to maintain body weight and testis development. यानी कह रहा है कि 16 वीक जब हम लाइट स्टिमुलेशन फीमेल को करते हैं, लेयर को, है ना, वो है ना 16 वीक में करते हैं, 16 to 18 वीक में करते हैं, यानी वो बॉडी वेट डिपेंडेंट है ना। तो कह रहा है 16 वीक में जब उसको हम लोग लेइंग सेट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे, है ना। जब ट्रांसफर करेंगे तो उसमें उसको कहने का मतलब है कि सफिशिएंट बॉडी वेट उसका गेन होना चाहिए, जिससे उसका टेस्टी डेवलपमेंट सब कुछ ठीक ठाक हो। When transferring from rearing to production house, consider the following. जब आप ग्रोवर हाउस यानी से आप उसको लेयर हाउस में मेल को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ फीमेल की बात नहीं, केवल मेल कॉक की बात कर रहे हैं, कॉक को ट्रांसफर करेंगे तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। यूज सेपरेट सेक्स फीडिंग, यानी मेल फीमेल को अलग अलग सेपरेट हम उसको फीडिंग कराएंगे। ट्रांसफर मेल टू प्रोडक्शन हाउस 3 to 5 वीक्स अर्लियर देन फीमेल। हेन को जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे उससे 3 to 4 वीक्स जो है या 5 वीक्स पहले उसको हम लोग लेइंग हाउस में उसको ट्रांसफर करना है। नहीं करना है। मेटिंग रेशियो क्या रखना है ना 23rd वीक कह रहा है कि 9 to 11%, यानी 10% हम मान के चलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हेन का बॉडी वेट क्या है, कॉक का बॉडी वेट क्या है। यदि हायर बॉडी वेट हेन का है उसके साथ हायर बॉडी वेट वाले मेल को दो, यदि लाइटर बॉडी वेट है तो लाइटर मेल को दो, लेकिन उस पर डिपेंड है। जैसे कि लाइटर बॉडी वेट है तो 10/1 देते हैं, यानी 10%, यानी हैवियर बॉडी वेट है तो 8/1 देते हैं। बहुत हैवी बॉडी वेट है फीमेल का, मेल का भी, तो 6/1 भी देते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके बॉडी वेट पर। Body weight difference from 20 to 40 weeks should be closer to 500 to 6 gram and past 40 weeks between 800 to 900 gram। कह रहा है 20 वीक जब हम उसको प्रोडक्शन यानी लेइंग हाउस में उसको हम लोगों ने शिफ्ट किया है मेल फीमेल को, तो मेल फीमेल में वेट का डिफरेंस जो है 20 to 40 वीक्स के बीच में अराउंड 500 to 600 ग्राम होना चाहिए। और 40 वीक्स के बाद जो है, क्योंकि मेल को फ्री कंपैरेटिवली एबंडेंट फीडिंग किया जाता है तो उसका बॉडी वेट बढ़ना ही है ना। तो उस 40 वीक के बाद जो बॉडी डिफरेंस जो 800 to 900 ग्राम के बीच में मेल और फीमेल के बीच में होना चाहिए। फॉर फीमेल इट इज बेस्ट टू गिव स्मॉल फीड इन मेल, इट इज बेस्ट टू गिव स्मॉल फीड इंक्रीज फ्रॉम ट्रांसफर टू एडल्ट वेट्स। यानी जैसे ही आप 16 वीक में या 17-18 वीक में जब आप उसको ग्रोअर सेड से आप उसको लेयर सेड में आप ट्रांसफर कर रहे हैं मेल को, तो कह रहा है कि डेली इनक्रीज बहुत थोड़ी स्मॉल होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ग्राम पर वीक। 3 to 5 ग्राम यस ना होनी चाहिए, है ना। और खास करके 30 वीक तक, क्योंकि 30 वीक के बाद बॉडी गेन नहीं होता है। जैसे लेयर में भी क्या होता है कि 30 वीक तक तो लगभग 28 वीक 30 वीक तक क्या होता है, जब तक पीक प्रोडक्शन जाता है उसमें थोड़ा बॉडी वेट गेन बढ़ता है। उसके बाद वो मैच्योर है, उसके बाद बॉडी वेट गेन नहीं होता, वो फैट डिपोजिशन होने लगती है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है Adult male kept very active and in good condition within 370 to 380 kilocalorie meal per day and crude protein 20-21 ग्राम पर मेल पर डे। यानी कहने के तब मेल को, एडल्ट मेल को हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि उससे नहीं तो सीमेन प्रोडक्शन इफेक्टेड होगा। यदि वो डल रहेगा, इसकी जगह बैठा रहेगा, केवल खाते रहेगा, तो कहने का तो उसको एक्टिव रखना है, दौड़ते भागते रहना चाहिए, नहीं उसको एक्सरसाइज होना चाहिए।
एंड इन गुड कंडीशन विथ, उसको एनर्जी कितना चाहिए 370 टू 380 किलो कैलोरी पर हेड पर डे, एंड क्रूड प्रोटीन चाहिए 20 टू 21 ग्राम पर हेड पर डे। आफ्टर 30 वीक्स फीड एलोकेशन शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, यानी जब वो एडल्ट हो गया, अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका बॉडी वेट के अनुसार उसका फीड रिक्वायरमेंट देना चाहिए। यदि बॉडी वेट हायर है तो उसके अनुसार देना चाहिए, यदि लोअर बॉडी वेट है तो उसके अनुसार कम करना चाहिए। मेल शुड नॉट वे मोर देन 5.5 kg, सोच रहे 5.5 kg मेल का वेट जो है कॉक का वेट 5.5 kg, और मेटिंग एफिशिएंसी स्टार्ट टू गो डाउन, यानी कहने का मतलब 5.5 kg से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यदि एक्सीड करेगा तो उसका जो है मेटिंग एफिशिएंसी, क्योंकि वो माउंट कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हैंड पर माउंट ही नहीं करेगा, इतना बॉडी वेट बढ़ जाएगा कि वो माउंट करेगा गिर जाएगा, उसको लेकर क्रश भी कर देगा। तो ये कह रहा है कि मेटिंग एफिशिएंसी स्लो डाउन हो जाएगी। इवैल्यूएटिंग मेल ब्रेस्ट शेप बाय हैंड, यानी मेल का जो ब्रेस्ट शेप देखते हैं, बोले थे ना वी शेप का होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, टफ मसल टफ होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं टफ होना चाहिए उस कंसिस्टेंसी में। तो इस चीज से हम लोग बाय हैंड इवैल्यूएट करते हैं उसको मेल का। अब आता है स्पाइकिंग। तो व्हाट इज स्पाइकिंग? जैसे हम बोलते हैं ना, पहले भी हमने डिस्कस बोला था कि 45-50 वीक के बाद क्या होने लगता है कि मेल की एफिशिएंसी कम होने, एक की फर्टिलिटी कम होने लगती है। जब एक की फर्टिलिटी कम होगी तो ऑटोमेटिक हमें मेल को चेंज करना, क्योंकि फीमेल तो वही है, फीमेल एग दे रही है, केवल मेल के चलते फर्टिलिटी एक फर्टाइल हो पा रहा है, तो हम मेल को चेंज करते हैं। तो 45 वीक पर जो हम न्यू मेल को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, न्यू यानी न्यू एडल्ट मेल, उससे कम एज का, 45 वीक से कम एज का, यानी कि फिर 45 वीक वाला ही देखे हम, क्योंकि 45 वीक का मेल फीमेल दोनों है, लेकिन जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो यंगर कॉक से रिप्लेस कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू हेन, उसको हम स्पाइकिंग करते हैं। सिंपल सा है ना। इट्स एडिशन ऑफ यंग बॉयलर ब्रीडर मेल्स इनटू एन ओल्डर फ्लॉक टू कंपेंसेट for decline in fertility that usually occurs after 45 weeks of age, यानी फर्टिलिटी में जो डिक्लाइन हो रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग कॉक है उसको हटा करके जो यंगर कॉक को हम इंट्रोड्यूस कर रिप्लेस करेंगे, उससे हम स्पाइकिंग करते हैं। ड्यू टू डिक्लाइन इन मेटिंग इंटरेस्ट, क्यों जो सेम मेल को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मेल को? क्योंकि डिक्लाइन इन मेटिंग इंटरेस्ट, उसका रोज क्या वही काम है, हैबिचुअल हो जाता है। जैसे पढ़ने का, हम रोज नहीं, जितना हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, पढ़ लिए, उतना आपको हो गया पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं जगता है, उतनी देर बैठ नहीं पाएंगे, बहुत सारे फैक्टर होता है। तो वही चीज है कि वो डेली वही काम कर रहा है डेली, तो थोड़ा हैबिचुअल हो जाता है। तो ए डिक्लाइन इन मेटिंग इंटरेस्ट, ए रिडक्शन इन स्पर्म क्वालिटी अफेक्टेड होगा ही, लोअर मेटिंग एफिशिएंसी, बॉडी वेट उसका ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना, तो मेटिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एंड एक्सेस मेल, कभी कभी क्या होता है कि मेल भी ज्यादा हो गया, वो भी रीजन है, तो इसके चलते हम लोग रिप्लेस करते हैं। स्पाइक के मिनिमम ऑफ 20% एडिशनल मेल्स ऑन एग्जिस्टिंग फ्लॉक, जो भी एग्जिस्टिंग फ्लॉक है उसका 20% जो है हम लोग रिप्लेस करते हैं, स्पाइक करते हैं, ठीक है ना। मेल्स मस्ट बी एटलीस्ट 20 वीक्स ऑफ एज, जिस समय जो यंगर मेल जो लेते हैं तो उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वीक होना चाहिए, और बॉडी वेट कितना होना चाहिए, अराउंड 4 kg के आसपास उसका बॉडी वेट होना चाहिए, है ना, तभी वो सेक्सुअली मैच्योर होगा। स्पाइकिंग रिजल्ट्स इन 2 to 3% इन इंक्रीज इन ओवरऑल हैचेबिलिटी। जैसे ही हम स्पाइकिंग करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं ओल्डर मेल को यंगर मेल से, तो हैचेबिलिटी जो है आपका एक का फर्टाइल का 2 to 3% बढ़ जाता है। मेल शुड कम फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑफ फ्लॉक, लेकिन जो रिप्लेसमेंट मेल यंगर मेल जो है वो सिंगल सोर्स से आना चाहिए, ना कि डिफरेंट सोर्स से ले आए हम, कुछ ले आए हम पटना के क्या हाजीपुर के फार्म से, कुछ ले आए हम क्या लखनऊ के फार्म से, कुछ ले आए हम कलकत्ता के फार्म से, नहीं, सब एक ही सोर्स से आना चाहिए। जो आना चाहिए, इससे हमें आपको एक पता चलता है कि उसमें कौन कौन सा डिजीज फ्री वैलेंस है, कौन सा डिजीज नहीं है। खासकर कहते हैं कि जो भी सोर्स से ले रहे हैं वो माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेलोसिस, ये सारे डिजीज से फ्री होना चाहिए, क्योंकि नहीं फ्री होगा तो फिर आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन हो, मतलब इन्फेक्शन इंटीग्रेट किया, जैसे कि हेन में जाएगा, मेल से हेन में जाएगा, हेन से एग में जाएगा, एग से फिर चिक में जाएगा, तो ये ट्रांसमिशन वर्टिकल होते रहेगी। इंट्रा स्पाइकिंग मींस
exchange of 25 to 30% of original males between houses of the same farm, यानी सेम फार्म्स का मेल लेते हैं यंगर मेल को और ओल्डर मेल को रिप्लेस करते हैं 25 to 30%, उसे हम इंट्रा स्पाइकिंग बोलते हैं। यदि दूसरे फार्म से लेंगे तो इंटर स्पाइकिंग हो जाएगा, इंटर और इंट्रा। इंट्रा स्पाइकिंग गिव्स बेटर रिजल्ट्स व्हेन डन अर्लियर इन लाइफ, यानी बिफोर 45 वीक्स ऑफ एज। यदि इंट्रा स्पाइकिंग यानी सेम फार्म पर करना है उसमें बेटर रिजल्ट आपको कब मिलेगा, जब 25 वीक से 45 वीक से पहले आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। मेट्रिक एक्टिविटी इंक्रीज वेरी सिग्निफिकेंटली आफ्टर इंट्रा स्पाइकिंग। अब सेम फार्म पर आ रहा है ना, और उसका क्या है, एक्सपोजर नहीं है फीमेल से उतना, क्योंकि सेपरेट एयरिंग हो रही है और उसको फीमेल के साथ आप दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका मेटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। मेटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसका स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, टेस्टिस एक्टिव हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होगा और उसका सीमेन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी, फर्टिलिटी एक की बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ चिक्स प्रोडक्शन विल बी मोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये आपका हो गया मेल का मैनेजमेंट था। आपका मेल का बॉडी वेट देखना है, उसकी जो बॉडी कन्फर्मेशन या ब्रेस्ट मसल देखना है ना, वो भी शेप का होना चाहिए, टफ होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना। उसका फीडिंग बॉडी वेट के अनुसार होना चाहिए, उसको रिप्लेसमेंट 45 वीक के अराउंड में करना चाहिए यंगर मेल के साथ, जो जिसका एज अप्रोक्सीमेटली 25 वीक का हो और बॉडी वेट अराउंड 4 kg हो। ये मेल का बेसिक मैनेजमेंट है। उसके बाद आते हैं आप एग वेइंग, क्योंकि जैसे ही हम एक का और एक की वेट और चिक के वेट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एकदम प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, एक का साइज छोटा होगा, चिक्स का साइज छोटा होगा, एक का साइज बड़ा होगा, चिक्स का साइज बड़ा होगा, है ना। और अप्रोक्सीमेटली एक्स एक की वेट में और चिक्स के वेट में क्या वो रिलेशन है, कितना परसेंट का, अप्रोक्सीमेटली 12% का है। यदि एक का वेट जो है यदि 60 ग्राम है अप्रोक्सीमेटली, तो चिक्स का वेट कितना होगा, 12 चौका 48, नहीं 12 छक्के 72, 8 ग्राम कम होगा, 8 ग्राम कम होगा, यानी 52 ग्राम उसका अप्रोक्सीमेटली चिक्स का बॉडी वेट होगा आपको। तो उसी रेशियो में 10 to 12% का डिफरेंस होता है एक का वेट में और चिक्स के वेट में। डेवल चिक्स जब हैच करता है उस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय उसके बॉडी वेट में ये रिलेशनशिप होता है। कहते एग वेइंग, एनालिसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ एग वेट यूजफुल गाइड टू फ्लॉक परफॉर्मेंस, गिव एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। एंड एग वेट हमको कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, जिससे पता चलता है कि फ्लॉक का परफॉर्मेंस क्या है, एक स्मॉल साइज का दे रही है या एक की क्वालिटी क्या है ना। ये सारी चीज आपको ये पता चलेगा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। कहते कितना एग को वेट करना चाहिए, क्योंकि फार्म बहुत बड़ा है, हजारों का बर्ड्स का फार्म है, एक 200-400 बर्ड का है नहीं। तो कह रहे कोई भी इमीडिएटली रैंडमली कोई 90 एग सेलेक्ट कीजिए, है ना, और 90 एग सेलेक्ट करके मिड मॉर्निंग कलेक्शन में, मॉर्निंग में जो कलेक्शन करते हैं उसमें कलेक्शन कर 90 एग को लीजिए, है ना। जो डिफेक्टिव उसको छांट करके, क्योंकि जिसमें हम एक कलेक्शन करते हैं तो कुछ क्रैक हुआ पड़ता है, किसी में डबल योग होता है ना, किसी में हेयरलाइन क्रैक होता है, जिसको हम लोग बॉडी चेक बोलते हैं। तो ये सबको छांटने के बाद जो अच्छा एग है उसमें से 90 जो उसको हैचिंग के लिए भेज सकते हैं, उस 90 एग को लीजिए और उसका वेट देख के ऑप्टिमम वेट है कि नहीं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दो कॉज हो सकता है, या तो एक अंडर वेट होगा या एक ओवर वेट होगा या एक ऑप्टिमम जो है, क्योंकि हैचरी में हमें न अंडर वेट चाहिए ना ओवर वेट चाहिए, यानी ना स्मॉल साइज एग चाहिए ना लार्ज साइज एग, ओवर लार्ज साइज एग चाहिए, हमें ऑप्टिमम साइज का एग चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 45 to 45 ग्राम वेट का एग चाहिए। तो अंडर वेट क्यों होगा, यदि एक का साइज आपका अंडर वेट आ रहा है यानी 55 ग्राम से कम आ रहा है, तो क्या वजह हो सकता है, अंडर फीडिंग हो सकता है, उसको फीडिंग ठीक से नहीं हो रहा है, या डाइट में लो एनर्जी है या लो प्रोटीन है, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई हो सकता है, डिजीज हो सकता है पोल्ट्री सेट का टेम्परेचर बहुत हाई हो, है ना, या बर्ड का वेट ही अंडर वेट होगा, जो खुद ही अंडर वेट होगा ऑटोमेटिक अंडे तो छोटे ही पैदा करेगी ना। यस सर, ये अंडर वेट का ये कॉज हो सकता है। ओवर वेट एग का क्या कॉज हो सकता है, ऑटोमेटिक सभी जानते हैं कि जो बड़े साइज का एग होगा उस क्या कहते हैं हेन होगी, उसका एग बहुत बड़ा होगा,
समझे ना। तो ओवर फीडिंग यानी ओवर ज्यादा खिलाने के चलते हो सकता है उसका न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है वो एक में डिपोजिट हो रहा है, या डाइट में हाई एनर्जी है या हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन है, या बर्ड ओवरवेट है ना। तो कह रहा है कि एक्सरसाइज इज लार्जली डिटरमाइंड बाय बॉडी वेट ऑफ द फीमेल एट फोटो स्टिमुलेशन। कह रहा है एक्सरसाइज जो है जिस समय जो हम लोग एक बर्ड जब लेइंग में जाती है, लेइंग हाउस में ट्रांसफर करते हैं, उससे 2 to 3 वीक पहले जो हम लोग लाइट स्टिमुलेट करते हैं, यानी 16 आवर या 17 आवर लाइट जो देते हैं ना, उस समय बॉडी वेट क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि पहले हम लोग डिस्कस किया है कि हेन को लाइट स्टिमुलेशन कब करते हैं, जब उसका एक प्रॉपर बॉडी वेट पे गेन हो। तो यदि अंडर वेट है तो नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम, वो बॉडी वेट अटेन करे, तब उसको लाइट स्टिमुलेशन करेंगे, जिससे कि ज्यादा ओव्यूलेशन होगा, ज्यादा एग प्रोडक्शन होगा। अब किसी का बॉडी वेट अटेंड किया नहीं और हमने लाइट स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, लाइट वो एक प्रोडक्शन चालू कर दिया, उसके बॉडी में तो मटेरियल वही है, अंडर वेट है, उसकी खाने कैपेसिटी वही है, मटेरियल वही जो है वही डिपोजिट होगा, यानी कम क्वांटिटी में डिपोजिट होगा, एक का साइज छोटा होगा, एक की क्वालिटी, एक सेल की क्वालिटी पुअर होगी। तो कह रहा है, कहने का मतलब है कि एक साइज जो होता है, जो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, डिपेंड करता है कि फोटो लाइट स्टिमुलेशन के समय पुलेट का बॉडी वेट क्या था स्टार्टिंग पॉइंट में। नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग में क्या है, मेल फीमेल में है, कहते हैं कि लड़के के एज 21 होना चाहिए, लड़की का 18 होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि बाद में जो है उसके बच्चे ठीक हो, या फीमेल का हेल्थ नहीं खराब हो, या मेल का हेल्थ नहीं खराब हो, तो उसका है कि उसका इफेक्ट नहीं पड़े, रिप्रोडक्शन का इफेक्ट नहीं पड़े हेल्थ पर। ये चीज यहाँ पर आ रही है। Delayed lighting give larger eggs initially and probably throughout the life of flock. अब डिले लाइटिंग कर रहे हैं, बॉडी वेट अटेंड कर लिया वो, और हम उसको 16 to 18 वीक में नहीं स्टिमुलेट करके हम उसको करते हैं 24 वीक में। अरे यार अंडा बड़ा आएगा, ठीक है आएगा, तो क्या होगा, वो लार्ज साइड एग देगा, लेकिन वो हमेशा ज्यादा देगी, लार्ज साइड एग ही देगी। क्यों? क्योंकि वो बॉडी वेट वो ज्यादा अटेंड कर लिया है, तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट एग के लिए होगी वो उतना वो फूड से वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उतना वो एग में डिपॉजिट कर देगा। इसीलिए जो डिले जिसका लाइट स्टिमुलेटिंग होता है वो स्टार्टिंग में भी बड़े अंडे देगी और अंत तक वो बड़े अंडे देगी। ये चीज ये कहना चाह रहा है। एग कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पोल्ट्री हाउस का टेम्परेचर कुछ और होता है, ठीक है, अंडा वहीं पर एग लेइंग होगा तो उसका टेम्परेचर वो होगा ना। उसके बाद यदि हम उसको स्टोर में, जहाँ की कोल्ड स्टोर में जहाँ एग को रखते हैं, हैचिंग से पहले जितने दिनों तक रखना हो, हमें 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह रखना हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे अंडे इकट्ठा होंगे तभी तो हम हैचिंग डालें। ऐसा थोड़े कि आज हमको 500 निकला 500 कैपेसिटी होती नहीं है, वो तो 3-3 लाख कितने की कैपेसिटी, बड़ी बड़ी कैपेसिटी की होती है ना। तो बहुत सारे अंडे इकट्ठा होंगे, तो कहने का मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली है जैसे ही एग को हाई टेम्परेचर पर देंगे तो क्या हो गया, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कंटिन्यूअस वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हम एग कलेक्शन पाते हैं कि कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली दिन में 4 से लेके 6 बार एग कलेक्शन करना चाहिए, जनरली 4 बार करना चाहिए ना। और जब पीक प्रोडक्शन में हो बर्ड उस समय 6 बार करना चाहिए, जिसमें अंडे बहुत सारे, जो पीक प्रोडक्शन में 21 वीक के आसपास, जो 30 वीक के आसपास होता है, उस समय मैक्सिमम अंडे देती है, उस समय 6 बार करना चाहिए। तो एग कलेक्शन, the maximum hatchability and chick quality can only be achieved when the egg is held under optimum condition between laying and setting in the incubator। यानी मैक्सिमम हैचेबिलिटी और अच्छे ऑप्टिमम क्वालिटी की चिक्स जो होगी हमें तभी मिलेगा जब ये हम एग लेइंग और इंक्यूबेटर के में एक डालने से पहले बीच में जो ड्यूरेशन है उसमें एग को हम लोग कैसे स्टोर करके रखते हैं। It's a manual nest kept well maintained with clean saving। जैसे हम बताए थे कि जहां पर भी लेयर शेड होता है उसमें नेस्टिंग देते हैं, यानी पिंजरा टाइप का देते हैं, क्योंकि बर्ड शांत होते चाहता है कि आइसोलेटेड प्लेस में एक देना पसंद करती है, इसीलिए कई जगह छोटे छोटे पिंजरा डाल देते हैं, या तो 2-3 बर्ड्स के लिए हो या कम्युनिटी 40-50 बर्ड के लिए हो, डिपेंड करता है कि कितने बर्ड्स के लिए दे रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं वो वेल मेंटेन होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कभी सफाई ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका एग डर्टी हो जाएगा। कलेक्ट एग्स एट लीस्ट 4 to 6 times डेली, नहीं ना, जनरली आप 4 to 6 टाइम कर रहा है। अब जितने आपको करना हो, 4 टाइम्स करना हो, 5 करना हो, 6 टाइम करना हो,
एंड ड्यूरिंग पीक प्रोडक्शन पीरियड 6 कलेक्शन आर रिकमेंडेड। जब पीक कलेक्शन पाएगा तो आपको कम से कम 6 टाइम्स जो है डे में, पर डे में आपको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वो हाई टेम्परेचर जो पोल्ट्री लेयर सेट का टेम्परेचर है उससे एक्सपोज नहीं हो ज्यादा देर तक, क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है, क्योंकि नाइट में तो पोल्ट्री हैन एग देती नहीं है, देती है जी? रात में मुर्गियां अंडा देती है? नहीं देती है सर, अंडा नहीं देती है, बहुत कम, नहीं के बहुत बराबर, कम, एक्सेप्शन होता है, बहुत कम सर, नहीं बहुत के कम। बराबर, हाँ, नहीं हाँ के सर, बराबर मॉर्निंग है। में दे देती है। मॉर्निंग में देखेंगे जैसे ही वो आपको डस्क जो आएगा, अंधेरा छाने, उससे लगभग 4 बजे के बाद विथहेल्ड कर लेती है वो। उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इनमें कि जैसे ही रात होने को आएगा, रहेगा, शाम होने लगेगा, तो वो 4 बजे 5 बजे विथहेल्ड, यदि देने वाले भी होंगे तो विथहेल्ड कर लेगी। तो कहने तो 12 ऐसा घंटे सेक्शन होता है उसमें? पता नहीं यार, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है, नेचर। नेचुरल फेनोमेन। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर हम लाइट दे दें, अगर लाइट कंडीशन आर्टिफिशियल लाइट अगर प्रोवाइड कर दे तो अंडा देगी या नहीं देगी उस कंडीशन में? देखो पोल्ट्री हेन जो है लॉन्ग फोटो, एक मिनट, ये लॉन्ग फोटो पीरियड के लिए उसको 16 to 17 आवर लाइट चाहिए, तो 12 घंटा आप डे लाइट दोगे नेचुरल ना, बाकी 4 घंटा तो 5 घंटा तो हम आर्टिफिशियल लाइट दे ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही 16 यानी 15 to 17, जैसे ही 70 आवर्स एक्सीड करोगे आपका एक प्रोडक्शन ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग चीज को 24 आवर देते हैं, उसके बाद 8 आवर देते हैं, और फिर हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 16 वीक से जब लेइंग पीरियड में जाएगा तो हम लोग 15 to 17 आवर्स तक ले जाते हैं। तो कंटिन्यूअस लाइट तो एक प्रोडक्शन नहीं घट जाएगी, तो फायदा क्या है? एक तो देगी लेकिन एक प्रोडक्शन घट जाएगी, ठीक है? The eggs regularly collected and cooled down to a storage temperature to prevent pre-incubation and embryonic development to improve hatchability। यानी कहने का मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट नहीं हो, तुरंत वहां से हटाना है, और ले जाके सबसे पहले ये नहीं कि हम स्टोर में कोल्ड स्टोर में ही डाल देंगे, सबसे पहले उसको रूम टेम्परेचर में, जहां है एक स्टोर होगा वहां पर रूम टेम्परेचर उसको लाएंगे, उसके बाद हम उसको एक स्टोर में डालेंगे। जैसे वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच कलेक्शन एंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग ऑफ फ्लोरिंग। जब भी ये कलेक्ट करेंगे तो हमेशा पहले और बाद में ये कर लेना चाहिए, हाथ को वॉश करना चाहिए जितने पहले। हाँ, कहते प्रिवेंट हेयर रैक्स बाय हैंडलिंग एग्स केयरफुली एट ऑल टाइम्स। हेयर एंड कैश जब भी हम एक सेलेक्ट उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसमें सावधानी से करना, उठाना चाहिए और रखना चाहिए, क्योंकि हेयर लैंड क्रैक हमें नेक टैको से नहीं दिखता है, बहुत मुश्किल से दिखता है। कहते एग्स शुड बी कलेक्टेड इन प्लास्टिक और फाइबर ट्रे, जो भी ट्रे मिले उसमें नैरो साइड डाउन करना है, ब्रॉडर साइड अप रखना है। एग ग्रेडिंग, एग ग्रेडिंग carried out with care to prevent damage to hatching eggs। एग ग्रेडिंग जो करते हैं उसमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए एग को कोई डैमेज नहीं पहुंचे। रिमूव एंड डिस्कार्ड एग्स अनसुटेबल फॉर हैचिंग। सबसे पहले जो हैचिंग के लिए अच्छे एग नहीं है उसको सबसे पहले सेपरेट करना चाहिए, जैसे डर्टी एग है, हीट स्पॉट है, ब्लड स्पॉट है, क्रैक है ना, डबल योक है, पुअर सेल क्वालिटी है ना, या मिसशेप्ड है, या सेललेस है, सेललेस एग है, जो कुछ उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्टेड एग को जो है आपका जो अच्छी एग है उससे अलग सेपरेट जगह पे उसको रखना चाहिए, ये नहीं कि एक ही साथ रखें। एग हैंडलिंग रूम केप्ट क्लीन एंड टीडी एंड इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एग कूलिंग। जहाँ एग हैंडलिंग करते हैं तभी तो उसके बाद हम स्टोर में डालेंगे, अच्छे एग को स्टोर में डालेंगे, जो खराब एग होगा तो उसको एग कूलिंग स्टोर में क्यों डालेंगे? सैनिटाइज हैचिंग एग्स, फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन से, फ्यूम से उसको सैनिटाइज करना है। एग शुड बी अलाउड टू कूल डाउन ग्रेजुअली टू द फार्म एग स्टोर, यानी जनरल स्टोर में उसको पहले कूल डाउन करना है, उसके बाद उसको एग स्टोरेज चेंबर में डालना है, जहाँ कोल्ड स्टोरेज चेंबर में डालना है, जहाँ ह्यूमिडिटी जो है 75% मेंटेन करना है, ठीक है। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एग स्टोर। जो भी कोल्ड एग स्टोरेज है उसका मिनिमम टेम्परेचर क्या फ्लक्चुएशन हुआ है ये रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा और एग मेरा खराब हो गया। इतना मेहनत से हम इतने महीनों तक हेन को कॉक को रेयर किए, उससे एग लाया, कलेक्ट किए, सब कुछ किया, लास्ट में जाकर के हमें खराब हो जाए, इसलिए कह रहा है कि रिकॉर्ड होना चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट टू हैचरी एटलीस्ट ट्वाइस वीक, कह रहे हैं कि जहां एग स्टोर से हैचरी में वीक में 2 बार कम से कम अंडे को लोड करना चाहिए।
टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग एज स्टोरेज विल कॉज ए हायर अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी एंड पुअर क्वालिटी चीक। जब कोल्ड स्टोरेज में एग का जो टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, है ना, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा तो कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी होगा और चिक्स की क्वालिटी बहुत ही पुअर होगी। बायोसिक्योरिटी एट पोल्ट्री फार्म, बायोसिक्योरिटी मतलब हो गया कि बाहर से कोई डिजीज फार्म पर नहीं आए या और इस फार्म से कोई डिजीज बाहर नहीं जाए, ठीक है ना, इस चीज के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं ना। और फार्म पर एक ही एज का, सिंगल एज का सारे फ्लॉक होना चाहिए। यदि डिफरेंट एज ग्रुप का है तो कम से कम 600 मीटर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, स्टेज उसकी अलग अलग होनी चाहिए। फेंस पोल्ट्री सेट का जो एरिया है, बाउंड्री है, वो फेंस्ड होना चाहिए, ना, जिससे कि अनथराइज आदमी हो, व्हीकल हो, जानवर हो, वो घुसे नहीं। कोई भी व्हीकल, क्योंकि हम व्हीकल को रोक नहीं सकते हैं, आदमी को हम रोक नहीं सकते हैं, हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि हमारा जो भी इनपुट फार्म का है वो तो व्हीकल से ही जाएगा। हमारा आउटपुट है चिक्स जाएगा या एक ही हम सेल कर रहे हैं तो फिर व्हीकल से ही बाहर जाएगा, उसको हम रोक नहीं सकते। व्हीकल आएगा, आदमी भी आएगा, कोई विजिटर भी आ सकता है ना, तो उसको हम रोक नहीं, कंप्लीटली रोक नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते, बस प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसको हम लोग व्हीकल आएगा तो सैनिटाइज करके अपने फार्म पर आने दे, मेरे फार्म पर आया तो फिर जाने वक्त फिर उसको सैनिटाइज कर दें कि दूसरे के फार्म पर वो नहीं जाए, है ना। वर्कर सबको थोड़ा सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, ये सब पर क्लॉथ चेंज, शूज चेंज करना चाहिए, डेड बर्ड को ठीक ठाक डिस्पोजल करना चाहिए। और जो भी विजिटर्स आ रहा है, जैसे अभी कोरोना वायरस का है, जहां कहीं भी होता है, इसको हुआ यार, देखो किस किस के पास गया था, यानी रिकॉर्ड्स, उसको भी क्वारंटाइन, उसको भी नहीं हो जाए। तो ये कह रहा है कि विजिटर्स का हमें रिकॉर्ड हो रखना चाहिए कि हमारे फार्म पर डिजीज आया तो कब आया, क्यों आया, इससे हमें पता चल सके, हम आगे वाले को भी अलर्ट कर सके, तेरे यहाँ से फैल रहा है, तुम और जाके किसी को मत भेजो, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रॉपर एज पे करना चाहिए जो स्पेसिफिक डिजीज है, ठीक है ना। The schedule vaccination program should be such that it allow any population to occur at an age in flock of life that will cause the least economic, कारण तो उस समय का जिसमें इकोनॉमिक्स लॉस भी कम होना चाहिए। पे पार्टिकुलर टेंशन टू फ्लॉक टू रिड्यूस वैक्सीनेशन स्टेट, कोशिश करना चाहिए कि वैक्सीन करने से स्ट्रेस नहीं हो, है ना। और हमेशा हेल्दी बर्ड को ही वैक्सीनेट करना चाहिए, जो सिक बर्ड हो उसको वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेट कर जो भी करते समय मैन्युफैक्चर का क्या इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीटली फॉलो अप करना चाहिए, कितना रिकंस्टिट्यूट करना है, कितना डाइल्यूट करना है, कितना डोज देना है, सब वो चीज, है ना। जो भी यूज किया हुआ हो उसको अच्छी तरह उसको डिस्पोज करना चाहिए, है ना। और उसके बाद जब है बर्ड के हेल्थ और एंटीबॉडी का स्टेटस क्या है उसको रेगुलरली वैक्सीनेशन के बाद मॉनिटर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था सारे सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है तब तो हम एक, ठीक है सर। हाँ एक ही बता रहे हैं कि कल 606 का तो ले लिए थे, 605 का लेना है। कल 605 का हो सकता है 12-12-5 मिलेंगे, ठीक है ना। तो तुम दोनों को पता होना चाहिए। हाँ कल मैं मैसेज भेज दूंगा, 12 या 12-5 में रखेंगे, हम देख लेते हैं, क्योंकि 11 बजे से यूजी वाले का प्रोग्राम है, यानी क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो कोशिश करेंगे कि 12-5 में हम कन्फर्म रखना, है ना, उस समय हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें और किसी को एग्जाम भी सर ऑनलाइन ही हो रहा है क्या? नहीं वैसे एग्जाम भी क्वेश्चन आंसर का कोई नहीं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए है ना कि किसी को कुछ पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, या हम ही पूछे, वैसे ओरल टाइप का, एक डिस्कशन टाइप का है, वो एग्जाम नहीं, उसको एग्जाम नहीं बोलो, एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, कोडिंग एग्जाम ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है ना, एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए आप एक सेंटर कहीं फिक्स करोगे ना, जब आप सेंटर फिक्स करोगे तो कॉलेज ही कोई क्यों नहीं आ जाएगा। हाँ सर, और ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, सब्जेक्टिव भी है इसमें। नहीं वो थिंक कर देते कितना अच्छा रहता। जब ये ऑनलाइन एग्जाम होती है तो ऑब्जेक्टिव भी दिया जाता है, सब्जेक्टिव में होगा एक लाइन लिखने वाला, मैक्सिमम एक लाइन से एक सेंटेंस वही तो नहीं होता। यस सर, लेकिन वेटनरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है, इसीलिए अब नहीं कोई रास्ता होगा, जो होगा देखा जाएगा, भविष्य की बात है,
लेकिन अभी फिलहाल जून तक Yes. कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ सर, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। सजेस्ट कीजिए कि डिपार्टमेंट में एग्जाम हो जाए सर। नहीं, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं ना, जैसे क्विज बाकी है, सर। तुम लोगों का क्विज बाकी है, तो क्विज के लिए हम लोग Yes. हाँ सर, हाँ सर। ये होगा कि दो आदमी हम लोग बैठे, यानी हम लोग फैकल्टी में दो Yes. तीन आदमी, क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाएगा, हम टिक लगा देंगे। ये हो सकता है। सर। Yes, sir. हाँ सर। नहीं तो वही ना हो सकता है, इसीलिए मैं 2-3 टीचर रहे, तभी कहे, ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर दूं मैं सर आपने उसको ज्यादा दे दिया हमको कम दिया, ये भी तो हो सकता है। Yes, sir. हाँ ये सर। दिक्कत है ना कि कोई मोबाइल से करेगा, कोई कंप्यूटर से, जिसके पास लैपटॉप है कंप्यूटर है तो ठीक है, मोबाइल वाले को दिक्कत होगी ना। Yes. और जब हम देंगे तो हम लोग इतना कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने ना हमें टेक्निक पता है, ना हमारे पास एफिशिएंसी है, ना कुछ है, बस हम लोग जैसे तुम हो ऐसे हम है। Yes. नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं, क्विज का चल रहा था कि आप लोग क्विज ले लीजिए किसी तरह, क्विज जो 10 नंबर का है वो ले लीजिए अपना, क्योंकि आप ही लोग रहे तो ले लीजिए। चलो जो भी हो, चलो टाइम ही खत्म हो गया। ठीक ठीक है, ठीक है, thank you, sir. ठीक है, प्रणाम सर।